हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूँ एस्ट्रोलॉजी चैनल लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में। सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जो मेरी कुंडली एनालिसिस की क्लासेस चल रही हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी इस करंट बैच में मैं और ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा। पहले से ही मैक्सिमम कैपेसिटी फुल हो चुकी है। तो जो भी फ्रेंड्स यदि इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन एडवांस में करा के रखें। तो एंड ऑफ जुलाई में मैं न्यू बैच जब शुरू करूँगा तो मैं आपको ज्वाइन करा लूँगा, क्योंकि मेरे एक बैच की कैपेसिटी 125 से ज़्यादा मैं रख नहीं सकता, क्योंकि गूगल मीट पर मैं जो क्लासेस लेता हूँ उसमें 100 से ज़्यादा लोग एक साथ ज्वाइन कर नहीं सकते। और ऑलरेडी उससे ज़्यादा हो चुके हैं, 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आप लोग जो भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट भेजने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि मैं तो आप सब लोगों को ज्वाइन कराना ही चाहता हूँ। तो आप लोग यदि मेरे कमिंग बैच में ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, टाइमिंग ऑफ मैरिज एज वेल एज 2 बैचेज स्टार्ट करूँगा। फर्स्ट वन आपका कुंडली एनालिसिस, जिसके अंदर मैं दशाओं को भी कवर करने की कोशिश करूँगा, और दूसरा टाइमिंग ऑफ मैरिज। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, अपना नाम और अपना प्लेस लिख दें, बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये एक सूचना है। दूसरी इन्फॉर्मेशन, आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एस्ट्रोलॉजी की जितनी भी गूढ़ बातें हैं वो सब धीरे धीरे बताई जाएंगी। आप चैनल को लगातार देखते रहिएगा, आप पूरे एक एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। डेली आप देखिएगा, क्योंकि एक साथ ज़्यादा वीडियोस को आप देख नहीं पाओगे। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही करंट अफेयर है। बहुत सारे मेरे पास इसकी रिक्वेस्ट आती है, इंक्वायरीज आती हैं, और बहुत लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया, क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने के लिए काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत होती है। मेरे पास जितनी भी कुंडलियों के कॉम्बिनेशंस थे और क्लासिक्स में जो भी कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, उसके बेस पर ये मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ। और आज का हमारा क्वेश्चन है, टॉपिक है, व्हेन डिवोर्स विल टेक प्लेस, तलाक कब होगा। ऐसे कितने ही रोजाना मेरे पास क्वेरीज आती हैं, ऐसा एक भी दिन नहीं जाता कि 4-5 लोग इस तरीके की कंसल्टेशन लेते हैं कि हमारा तलाक कब होगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव जो भी इंफॉर्मेशन है आप तक पहुंचाना है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और आपको पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कि डिवोर्स कब होगा, हम किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। मैरिज एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर आपको मेरे चैनल पर वीडियोस मिलेंगे, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो डिवोर्स से रिलेटेड मैं सबसे पहले बात करूंगा। सो व्हेन आई विल हैव डिवोर्स, दिस इज द क्वेश्चन। अब डिवोर्स का एक कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन नहीं है, कुंडली के अंदर ऐसा कोई एक सटीक ग्रह नहीं है, ऐसी कोई राशि नहीं है, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है कि देख के कोई बता दे कि हाँ भाई ये कॉम्बिनेशन है तो डिवोर्स हो जाएगा। ये क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एरिया है। मगर मैंने जो रिसर्च किया है उसे आप जरा ध्यान से देखेंगे, उसे अप्लाई करेंगे कुंडलियों पर। ये मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटा बैंक है, उसमें मैंने लगाकर जिन लोगों का डिवोर्स हुआ, कब हुआ, उस पर काफ़ी काम करने के बाद मैं आज इसको आपके सामने लेकर आया हूँ। लास्ट 1 मंथ से मैं ट्राई कर रहा था, फिर फाइनली मैंने आज डिसाइड किया कि वो मैं आपको इसको प्रेजेंट करूँ। डिवोर्स कैन हैपन ओनली इन 2 कंडीशन, केवल 2 कंडीशंस में डिवोर्स हो सकता है। फर्स्ट वन, आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स, आपके टोटल राहु केतु को मिला के 9 ग्रह हैं, एटलीस्ट 4 to 5 प्लैनेट्स मस्ट सपोर्ट डिवोर्स। मतलब कम से कम 4 प्लैनेट ऐसे होने चाहिए जो डिवोर्स को सपोर्ट कर रहे हो। जनरली लोग देखते हैं कि मंगल और शनि का इफेक्ट हो गया 7वें भाव पर, डिवोर्स हो जाएगा। डिवोर्स नहीं होगा, और प्रॉब्लम्स मैरिज से रिलेटेड आ जाएंगी, मगर डिवोर्स तभी होगा कम से कम आपकी कुंडली के 4 से 5 प्लैनेट डिवोर्स को सपोर्ट कर रहे हो, तभी होगा आपका। और जो डिवोर्स को सपोर्ट कर रहे हैं 4 से 5 प्लैनेट, उनमें कम से कम एक की दशा और दूसरे की अंतरदशा होनी चाहिए। कौन सपोर्ट करेंगे ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। कैसे पता चलेगा कौन डिवोर्स को सपोर्ट कर रहा है? तो पहला कॉम्बिनेशन ये है कि आपकी कुंडली के कम से कम 4 प्लैनेट या उससे ज़्यादा डिवोर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तभी होगा। 1 या 2 प्लैनेट आपकी मैरिज में प्रॉब्लम कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं, मगर वो डिवोर्स नहीं करा सकते। अब जो सपोर्ट कर रहे हैं उनमें से किसी एक की दशा और दूसरे की अंतरदशा होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन है। अब एक एस्ट्रोलॉजर के लिए सलाह है, या आप अपनी कुंडली देख रहे हैं, तो ये तभी डिवोर्स को आप प्रेडिक्ट करें जब कोई आपसे पूछ रहा हो।
क्योंकि कॉम्बिनेशन नज़र आ रहे होते हैं मगर लाइफ चलती चली जाती है, क्योंकि सपोज इंडियन सोसाइटी में तो हम लोग ये मानकर ही चलते हैं कि हम मैरिज को तोड़ नहीं सकते, तो कितना भी झगड़ा बढ़ गया हो मगर लोग फिर भी उसको आगे लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को आगे बढ़ा के रखते हैं, अलग रह के बढ़ा के रखते हैं, फिर एक साथ आ जाते हैं एंड लाइक दैट। तो हमें कभी भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर को ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ये है कि आप बगैर किसी मतलब के आपको डिवोर्स को वो नहीं करना है प्रेडिक्ट। तभी प्रेडिक्ट करेंगे जब हमारे पास कोई भी आया। सो हाउ डू वी नो ए प्लेनेट एनकरेजिंग डिवोर्स? क्वेश्चन ये आ गया, मैंने कहा कि 4 से 5 प्लेनेट कम से कम उसको डिवोर्स को एनकरेज करने चाहिए, सपोर्ट करने चाहिए। तो हम कैसे जानेंगे कि कोई भी प्लेनेट उसको एनकरेज करेगा? फर्स्ट कॉम्बिनेशन, ए प्लेनेट इज इन 6th हाउस ऑफ सेपरेशन, इट इंडिकेट सेपरेशन नॉट डिवोर्स। मतलब जो 4-5 प्लेनेट की हम बात कर रहे हैं वहां पर छठे भाव के अंदर जो भी प्लेनेट है वो आपका सेपरेशन को इंडिकेट करेंगे। सेपरेशन और डिवोर्स में अंतर है। डिवोर्स में आपका रिश्ता लीगली टूट जाता है, अब दूसरी मैरिज करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये सेकंड मैरिज का कॉम्बिनेशन है। मैं कमिंग क्लासेस में सेकंड मैरिज का वीडियो लेकर आऊंगा, तो सेकंड मैरिज तभी तो कर पाएंगे जब डिवोर्स होगा। तो फर्स्ट वन जो 6th हाउस है वो सेपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से अलग रहते हैं मगर वो डिवोर्स नहीं लेते। सेकंड कॉम्बिनेशन, इफ ए प्लेनेट इज इन 10th हाउस, मतलब जो 6th हाउस के अंदर प्लेनेट है वो भी डिवोर्स को एनकरेज करेगा। यदि प्लेनेट 10th हाउस में है वो भी डिवोर्स को एनकरेज करेगा। 6th हाउस एक्चुअली 7th का 12th है, तो 7th को नेगेट करता है। 7th हाउस मैरिज का है, उससे 12वां भाव छठा है। इसी तरीके से 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है, लाभ भाव होता है, और 10वां उससे 12वां हो जाता है। इसलिए जो 10th हाउस है वो भी डिवोर्स को सपोर्ट करता है। तो जो प्लेनेट आपके 6th हाउस में वो डिवोर्स को सपोर्ट करेंगे, जो प्लेनेट आपके 10th हाउस में वो डिवोर्स को सपोर्ट करेंगे। थर्ड वन कॉम्बिनेशन ध्यान से देखिएगा, 6th एंड 10th हाउस आर प्राइमरी हाउसेज। यहाँ पर डिवोर्स के लिए छठा और 10वां भाव प्राइमरी भाव हो गया। केपी एस्ट्रोलॉजी में भी इन्हीं भावों को मान के चलते हैं डिवोर्स के लिए मेन। तो 6th एंड 10th हाउस आर प्राइमरी हाउसेज यूज ओनली। अब यहाँ पर एक चीज को बहुत ध्यान से आपको ध्यान देना है। मैं यहाँ पे प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, लॉर्डशिप की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि छठे भाव के अंदर जो प्लेनेट है वो एलिजिबल होंगे, 10th हाउस के अंदर जो प्लेनेट है एलिजिबल होंगे। आपको जन्म कुंडली का यूज नहीं करना है, आपको जो चलित कुंडली बनी होती है उसका यूज करना है। कई बार जन्म कुंडली और चलित कुंडली में प्लेनेट की पोजीशन बदल जाती है, तो ये चलित कुंडली से आपको देखना है कि आपके छठे और 10वें भाव के अंदर जो जो भी प्लेनेट हैं वो डिवोर्स को एनकरेज करेंगे। अब यदि वहां पे 4 या 5 प्लेनेट हैं 6th और 10th हाउस के अंदर, तो डिवोर्स होगा। उनमें से किसी एक प्लेनेट की दशा होनी चाहिए और दूसरे की अंतरदशा होनी चाहिए, ये कॉम्बिनेशन है। यदि छठे और 10वें भाव में 4-5 प्लेनेट नहीं है या उनका इन्फ्लुएंस नहीं है, तो आप समझिए कि वो डिवोर्स होने वाला नहीं है। उसमें डिफिकल्टीज, डिवोर्स में भी डिफिकल्टीज आने वाली है। और ये आप जो 6th और 10th हाउस के अंदर जो प्लेनेट देखोगे वो भाव चलित कुंडली से देखना है, नॉट फ्रॉम द जन्म कुंडली। अब नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है, फोर्थ वन यहाँ पे देखिए, इफ लग्न लॉर्ड लग्नेश सन एंड मून आर ऑल्सो इन दीज हाउसेस, मतलब लग्न लॉर्ड आपके छठे भाव में चला जाए या 10th हाउस में चला जाए, सन और मून भी 6th या 10th इनमें से दोनों में से किसी भी में हाउस में चले जाएं चलित कुंडली के अंदर, तो वो डिवोर्स को और फर्दर कंफर्म कर देंगे। कोई भी प्लेनेट बैठे हैं वो एलिजिबल हैं आपके डिवोर्स दिलाने के लिए छठे और 10वें भाव में, मगर वहां पर लग्न लॉर्ड भी जाकर बैठ जाता है उनमें से किसी में, सूर्य और चंद्रमा भी वहां पर अवेलेबल है 6th और 10th हाउस में, तो वो आपको डिवोर्स को कंफर्म कर देंगे। इसका मतलब यह है कि वो पर्सन यदि ये बैठे हैं तो ये इंडिकेट करता है कि वो पर्सन उस पर्टिकुलर मैरिज के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, या उसका इन जनरल इंटरेस्ट एक मैरिज में नहीं है, एक से ज़्यादा मैरिज में है। वो जिस भी साथी के साथ रहेगा वो थोड़े दिन में उसका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कॉम्बिनेशन बताया कि 6th हाउस में जो प्लेनेट बैठे हैं, 10th हाउस में जो बैठे हैं, वो आपके एनकरेज करते हैं डिवोर्स को। और साथ में यदि 6th और 10th के अंदर यदि लग्न लॉर्ड और सन और मून आ जाते हैं तो वो और कंफर्म कर देते हैं। कोई भी 2 प्लेनेट बैठे हों, सन मून और लग्न लॉर्ड भी इन्हीं भावों में जाकर बैठ जाए, तो वो डिवोर्स को और भी सर्टेन कर देता है कि निश्चित तौर पर डिवोर्स होगा। अब देखिए, ये आपका सभी का क्वेश्चन आपके दिमाग में आ चुका होगा अब तक, तो उसका भी मैं जवाब दे रहा हूँ। आप कहोगे जनरली इन मोस्ट ऑफ द केसेस 4 to 5 प्लेनेट्स आर नॉट इन 6th और 10th हाउस, होंगे ही नहीं ज़्यादातर केसेस में आप देखोगे कुंडलियों में।
तो क्या डिवोर्स ही नहीं होगा? मैक्सिमम कुंडलियों में 4 to 5 प्लैनेट्स 4, 6 और 10th हाउस के अंदर नहीं होंगे। मैं चलित कुंडली की बात कर रहा हूँ। और अब हमें क्या करना है? देन वी हैव टू चेक फॉलोइंग पॉइंट्स रिलेटेड टू नक्षत्र। 4 to 5 प्लैनेट नहीं है तो नक्षत्र से रिलेटेड पॉइंट को चेक करना है। इसे आप नोट कर लें, क्योंकि आप पहले से ही रूल आउट कर देंगे कि ये तो इन्होंने बताया है 4 से 5 प्लैनेट तो होता ही नहीं है, मगर डिवोर्स तो होता है। अब आपको देखना है कि नक्षत्रों को हम देखेंगे। फर्स्ट वन, मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स 4 to 5 इन द नक्षत्र ऑफ 6th and 10th लॉर्ड। ये आपको मिल जाएगा। 6th लॉर्ड जो भी है उसका नक्षत्र देख लीजिए। हर एक प्लैनेट के 3 नक्षत्र होते हैं। तो जो आपके 4 to 5 प्लैनेट्स, 6th लॉर्ड के भी 3 नक्षत्र होंगे, 10th लॉर्ड के भी 3 नक्षत्र होंगे, टोटल 6 नक्षत्र अवेलेबल हो गए आपके पास किसी भी कुंडली में। यदि मैं कालपुरुष की कुंडली ले लेता हूं तो 6th लॉर्ड आपका मरकरी या बुध हो गया और 10th लॉर्ड शनि हो गया। तो मरकरी के आपके पास 3 नक्षत्र हो गए। तो मरकरी के नक्षत्र आप देखोगे तो आपका अश्लेषा हो जाता है, इसके बाद आपका ज्येष्ठा हो जाता है, रेवती हो जाता है। वो 3 नक्षत्र हो गए। इसी तरीके से 10th लॉर्ड यदि मैं कालपुरुष की कुंडली लेता हूं तो सैटर्न हो गया, उसके भी 3 नक्षत्र हो जाएंगे आपके। पुष्य हो गया, अनुराधा हो गया, और इसके बाद आपका उत्तर भाद्रपदा होगा। तो इनमें भी यदि 4 से 5 प्लैनेट बैठे हुए हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट 4 to 5 इन द नक्षत्र ऑफ 6th and 10th लॉर्ड, ये कॉम्बिनेशन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। एक इसमें और एडिशन है, देखिए। अभी तक जो मैंने बात की थी कि 4 to 5 प्लैनेट इन 6th and 10th हाउस, या 4 to 5 प्लैनेट इन द नक्षत्र ऑफ 6th and 10th लॉर्ड। अब बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं 7th हाउस तो कहीं आया ही नहीं। तो देखिए मैं अब 7th हाउस को यहां पर अब इंक्लूड कर रहा हूं। मेलिफिक इन 7th हाउस, यदि अशुभ ग्रह 7वें भाव के अंदर है। अशुभ ग्रह कौन है? आपका सूर्य, सन, राहु, केतु, सैटर्न एंड मार्स। इन 5 में एक या एक से ज्यादा प्लैनेट यदि 7th हाउस में बैठे हों तो वो और इंक्रीज कर देते हैं इसके चांस को। मगर पहली जो मैंने चीज कंडीशन बताई है उसे आप ध्यान से देखेंगे, वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। या तो 6th और 10th हाउस के अंदर 4 से 5 प्लैनेट बैठे हों, या 6th जो लॉर्ड है उसके नक्षत्र में या 10th लॉर्ड के नक्षत्र में 4 से 5 प्लैनेट बैठे हों। साथ में यदि आपके 7th हाउस के अंदर मेलिफिक प्लैनेट यदि बैठे हुए हैं तो वो फर्दर इसके चांसेस को इंक्रीज कर देंगे। एक और कॉम्बिनेशन देखिए, इफ नक्षत्र लॉर्ड ऑफ 6th लॉर्ड। नक्षत्र लॉर्ड का मतलब क्या होता है? जो 6th लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा है उसका स्वामी। सपोज 6th लॉर्ड मैं मान लेता हूं कि अनुराधा नक्षत्र में बैठा है, तो नक्षत्र लॉर्ड ऑफ 6th लॉर्ड शनि हो गया, अनुराधा नक्षत्र का स्वामी। सो नक्षत्र लॉर्ड ऑफ 6th लॉर्ड इन 10th हाउस जाकर बैठ जाए। 6th लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 10th हाउस में, और 10th हाउस का 10th लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड यदि 6th हाउस में जाकर बैठ जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं आपको। 6th हाउस कालपुरुष की कुंडली में मरकरी होता है 6th लॉर्ड। अब मरकरी उस कुंडली के अंदर जिस भी नक्षत्र में है, सपोज मरकरी हम मान लेते हैं कि आश्लेषा नक्षत्र में है या अश्विन नक्षत्र में है, तो अश्विन केतु का नक्षत्र है। तो 6th लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड हो गया वो केतु हो गया, वो 10वें भाव में जाकर बैठ जाए 10th हाउस में। या 10th लॉर्ड देखिए कालपुरुष की कुंडली में शनि होता है। हम शनि मान लेते हैं कि सपोज आर्द्रा नक्षत्र में है, या आप पुनर्वसु नक्षत्र में मान लीजिए। तो शनि का नक्षत्र लॉर्ड गुरु हो गया, और 10th लॉर्ड है शनि, उसका नक्षत्र लॉर्ड गुरु यदि 6ठे भाव में जाकर बैठ जाए तो चांसेस और भी हायर हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने कई सारे कॉम्बिनेशंस बताए हैं। अब मैं इन रूल्स को फाइनल कर देता हूं, आपको किस तरीके से इन्हें अप्लाई करना है। ये बहुत गहन रिसर्च के बाद निकाले हुए पॉइंट्स हैं, आपको इन्हें कोई भी नहीं बताने वाला है। इन्हें आप ध्यान से नोट कर लें और कुंडलियों पर लगाएं। जो लोग परेशान हैं वो इन चीज़ों को देखें, क्या उनकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं तो उनका डिवोर्स होने वाला है जल्दी। फाइनल रूल्स है। फर्स्ट वन, मेजॉरिटी प्लैनेट शुड बी रिलेटेड टू 6th and 10th हाउस बाई प्लेसमेंट, लॉर्डशिप और नक्षत्र। 3 चीजें कर दी हुई यहाँ पर। मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट शुड बी रिलेटेड टू 6th और 10th हाउस बाई प्लेसमेंट, लॉर्डशिप एंड नक्षत्र। तीनों को मिक्स कर दिया कि ज्यादातर प्लैनेट 6ठे और 10वें भाव में बैठे हो, या वो 6th लॉर्ड और 10th लॉर्ड के नक्षत्र में हो, या वो उनके लॉर्ड हो गए। लॉर्डशिप का मतलब उनके लॉर्ड के नक्षत्र के अंदर हो। सेकेंड वन है सन मून लग्न लॉर्ड शुड बी इन 6th और 10th हाउस। सन
मून, लग्न लॉर्ड, ये तीनों लग्न होती हैं एक्चुअली कुंडली के अंदर। सूर्य लग्न भी होती है, चंद्र लग्न भी होती है और लग्न भी होती है। ये तीनों आपके 6th या 10th हाउस के अंदर हो, सेकंड कॉम्बिनेशन है। दशा ऑफ वन ऑफ देम एंड एडी ऑफ अदर, जो ये प्लेनेट क्वालिफाई कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनमें से एक की दशा हो और दूसरे की अंतरदशा हो, तो ऐसे केस में डिवोर्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यदि दशा सपोर्ट नहीं कर रही है, बाकी सारी चीज़ें बन रही हैं, तो आपका क्या होगा, एक अंतरदशा अभी इनमें से किसी भी प्लेनेट की नहीं है और किसी प्लेनेट की है, तो आपका क्या होगा, चांस यदि कितने भी ज़्यादा बन रहे हैं तो डिवोर्स नहीं होगा। अब क्या करना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट अंतरदशा तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दशा और अंतरदशाओं को बिल्कुल रूल आउट नहीं करेंगे हम। आपने 4 या 5 प्लैनेट पिन पॉइंट कर लिए, क्वालिफाई कर रहे हैं, अब आप देखिए उनमें से किसी एक की दशा और दूसरे की अंतरदशा होनी चाहिए। यदि अंतरदशा नहीं है उनमें से किसी की भी, तो आपको वेट करना पड़ेगा, और कई लोग कई कई साल तक वेट करते हैं। दशा नहीं है तभी भी वेट करना पड़ेगा। इनमें से किसी की दशा नहीं चल रही है तो आप रूल आउट कर देंगे कि उस समय पर डिवोर्स होने के चांसेस नहीं है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब वीडियो आपको जैसा भी लगा आप कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।